आध्यात्मिकता में कर्नाटक का कोई मुकाबला नहीं। और यहां पर आध्यात्मिकता लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक जागरूकता की तरफ जाने को प्रेरित करती है। यहां अध्यात्म और सामाजिक उत्थान दोनों साथ साथ चलते हैं। चाहे वो कनकदास जी की भक्ति हो या फिर शिव शरण के वचन हो, कर्नाटका के लोग भक्ति की शक्ति का उपयोग समाज के निर्माण में लगाते हैं, भविष्य के निर्माण में लगाते हैं। दूसरी बात यह कि कर्नाटका के लोग समय के साथ और कई बार तो समय से भी आगे चलते हैं। आधुनिकता के साथ चलकर भी कर्नाटका के लोग अपने साहित्य, अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। यहां के युवा कोडिंग भी करते हैं और कुवेम्पू जी की कविता भी पढ़ते सुनते हैं। आज भी कर्नाटका के युवाओं में कन्नड़ा साहित्य पढ़ने की संस्कृति जीवित है। कर्नाटका अपने गौरवशाली अतीत के प्रति सजग है और कर्नाटका देश के भविष्य को गढ़ने में पूरी तरह जुटा हुआ है। मेरा और कर्नाटका का नाता भी पुराना है। कर्नाटका के लोगों के स्नेह को मैं दशकों से महसूस कर रहा हूं। मुझे दशकों से आशीर्वाद मिलते रहे। ये तब का स्नेह है जब मैं किसी पद पर नहीं था और यहां पार्टी के काम के लिए एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आया करता था। इतना ही नहीं, इसके भी पहले जब मैं राजनीति में भी नहीं था, श्रद्धेय यादवराव जी जोशी के चरणों में आकर के बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता था। उस दिन से मेरा जो कर्नाटका और कर्नाटका के लोगों के साथ जो मेरा नाता जुड़ा, वो लगातार वो और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए ही अक्सर मैंने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटका की संस्कृति की बात की है। कर्नाटका के कितने ही लोग हैं जो कर्नाटका के विकास के पुण्य कार्य में अपना जीवन लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की तपस्या को सबके सामने लाने का प्रयास मैं मन की बात में भी मौका नहीं छोड़ता हूं। जब भी मौका मिले मन की बात में मैं कर लेता हूं। और आपको मालूम है, अब इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड है, सेंचुरी लगाने का। वो आपके आशीर्वाद से संभव है, देशवासियों के आशीर्वाद से संभव है। और मैं तो इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत अपनी विरासत पर गौरव के साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों को आधुनिक अवतार के सामने ला रहा है। इसमें कर्नाटका की सॉफ्ट पावर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। कर्नाटका में इसके लिए अनेक संभावना है जिनको डबल इंजन सरकार ही अवसरों में बदल सकती है। चलिए अब देखते हैं, हमारे साथ चौथा सवाल भी हो रहा है। ये अरुण सेठ जी का सवाल है और वो दक्षिण कन्नड़ा से हैं। उनका सवाल है कि कांग्रेस ने हर जगह मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया है। मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति पर आपके क्या विचार, हमारा मार्गदर्शन करिए। एक तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे कन्नड़ा भाषी भी लोग और छेक दक्षिण कन्नड़ा में भी रेवड़ी शब्द समझ आ गया है। देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने
राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियों बनाने का लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। सरकार सिर्फ सुबह शाम रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वाली जिंदगी पर नहीं चल सकती, बल्कि उसको एसेट क्रिएशन पर काम करना पड़ता है, संपदा बनानी पड़ती है, ताकि दशकों दशक तक देश के हर परिवार का जीवन ठीक से चलता रहे। इसलिए बीजेपी शॉर्टकट नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। और आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो देखते होंगे, कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो ऊपर का वो ब्रिज छोटा सा चढ़ करके जाते हैं, और कुछ लोग जल्दी में नीचे ही कूद करके पटरी क्रॉस करके भागने की कोशिश करते। वहां लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। ये सब जगह पे लागू होता है। साथियों, बीजेपी सिर्फ 5 साल के नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं। हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ हमारी आज की चुनाव की राजनीति के लिए नहीं, हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे, इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। हां, कुछ तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वो सरकार का दायित्व है। अब कोरोना वैक्सीन के समय हमें जरूरत लगी तो हमने मुफ्त वैक्सीन दिया देश को, क्योंकि जिंदगी बचानी थी, और वो आज मेरे देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ी, देना था, दिया, क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये रेवड़ी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ता है। बीजेपी सरकार आज पूरे देश में आधुनिक फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। यही आज की पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को भी काम आने वाला है। अब देखिए, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पार्क, गरीबों के घर, पानी की लाइनें, गैस पाइपलाइन, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, ऐसी संपदा बनाने पर हमारा फोकस है। अब आज से 25 साल पहले अगर मेडिकल कॉलेज बनाई होती तो आज देश के पास लाखों डॉक्टर होते। हमें डॉक्टरों की कमी नहीं होती। नर्सिस की कितनी कमी है। अगर आज से 20, 25, 30 साल पहले आवश्यकता के अनुसार नर्सिस की कॉलेज बन गई होती तो आज देश में बच्चियों को अपना भविष्य बनाने के लिए कितना काम आता था। लेकिन उन्होंने उस समय की राजनीति की, भविष्य का सोचा नहीं। अब आज हम कितना ही दौड़ लगाएं, लेकिन जो 25 साल बर्बाद हो गए वो तो हो गए। और इसलिए मेरी नौजवानों से खास विनती है कि जो रेवड़ी बांटने वाले आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं ना, आप अपने उज्जवल भविष्य, अपने संतानों के भविष्य के लिए सोचिए। और मैं पक्का कहता हूं, जिस दिशा में हम चल रहे हैं,
जिन मजबूती पर चल रहे हैं, इसका लाभ कर्नाटक को भी मिल रहा है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई की, और मेरी तो एफडीआई की दूसरी भी व्याख्या है। एफडीआई की एक पॉपुलर व्याख्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और मेरी एक और व्याख्या है फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई, फर्स्ट डेवलप इंडिया। अब देखिए कांग्रेस के शासनकाल में एफडीआई का क्या हाल आता है। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि बीजेपी के 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश आया है। कांग्रेस की झूठ की रेवड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए आपको कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की सच्चाई भी लोगों को बतानी होगी, और आपको ये सारा नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा, आंकड़ों के साथ मिल जाएगा। हिमाचल के लोग, अभी अभी चुनाव हुआ है ना, 1 साल हो गया, हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वादे किया कुछ नहीं। राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन कर रहे। भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका, अभी तक गारंटी ही रह गई। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? आइए देखते हैं। अब हमें और भी कुछ सवाल आ रहे हैं। देखिए 5वें हमारे कार्यकर्ता मुझे सवाल पूछ रहे हैं। श्री DR योगेश जी हैं, वो तो बेंगलुरु से है, और उनका सवाल है कि सरकार बनने के बाद हम आने वाले 5 साल में कर्नाटका को कहां देख सकते हैं। बेंगलुरु के नौजवान है तो लंबा सोचने वाले होते ही होते हैं, अच्छा सोचने वाले हैं कर्नाटका के नौजवान। देखिए, देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आने वाले 24-25 साल देश के लिए अमृत काल है। इनकी शुरुआत इन्हीं 5 वर्षों से होने वाली है। ये किसी सरकार की बात नहीं है, ये किसी दल की बात नहीं है, ये देश की बात है। इन 5 वर्षों की प्रगति हमारे अमृत काल की नींव होने वाली है। ऐसे में मतदाताओं को उन्हें चुनना चाहिए जिनके पास अमृत काल के लिए कुछ ब्लूप्रिंट हो। अब देखिए, मैं आपको एक आजादी के पहले का चित्र आपके सामने रखता हूं। हमारे देश में 800,000 साल की गुलामी के कालखंड में इस देश। और इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत है और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई। रेवड़ी कल्चर पर भी बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा है कि मुफ्ती रेवड़ी दलगत स्वार्थ के लिए होती है और इससे देश और समाज के भविष्य का कोई उत्थान नहीं। ऊंचाई पर होगा, और अगर एक ड्रोन को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया तो दूसरा ड्रोन टारगेट को हिट करेगा। क्योंकि पिछली बार रूस की सेना ने जितने आत्मघाती ड्रोन भेजे उनमें से 60% को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया, लेकिन बाकी के 40% ड्रोन ने भी यूक्रेन को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। अमेरिका के रक्षा विभाग का नया दावा तो जेलेंस्की का दिमाग और खराब कर सकता है, क्योंकि उसका कहना है कि गर्मी की शुरुआत में रूस के ड्रोन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और यही बात यूक्रेन को चैन की सांस नहीं लेने दे रही। दबाव में आकर यूक्रेन की सेना ने कबूल भी कर लिया कि उसके पास रूस से लड़ने के लिए मिसाइलें खत्म हो रही हैं, और अब वो पूरे यूक्रेन को कवर नहीं कर पाएंगी।
क्योंकि कभी कभी तो रूस की मिसाइलें और ड्रोन एक साथ आ जाते हैं। हालांकि सर्दियों में उसे थोड़ी राहत है, लेकिन गर्मियां आते ही युद्ध के मैदान में भी गर्मी बढ़ गई और 14 महीनों से जारी जंग के और भयंकर होने का चांस भी बढ़ गया। इस बीच इजरायल ने यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम देने का फैसला किया। यह दावा इजरायल के मीडिया ने किया। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब इजरायल के किसी हथियार का यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि इजरायल इस मामले में आनाकानी करता रहा है। यूक्रेन ने उससे कई बार हथियार मांगे और उसकी और अमेरिका की दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन सीरिया में रूस की मजबूत पकड़ ने इजरायल के हाथ बांध दिए और उसने 14 महीने